Jai Hind. This is Shaili Mittal and this video is being recorded for Nirman campus, Sunam. Center code is 2281 and this is the course code ACC and unit 4 is our topic, that is needs and rights of children. आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे उसको कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, उसको नहलाना, उसको 24 घंटे की अटेंशन देनी. सो दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ चाइल्ड और इसको देने के लिए हमेशा एक केयर गिवर की जो ज़रूरत होती है. लेकिन धीरे धीरे जो ये नीड्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. ये तो हो गई फिज़िकल नीड्स जो बच्चे की चेंज हो जाती है. इसके अलावा बच्चे को लव, केयर, अफेक्शन, नर्चरेंस, ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं. एक बच्चा जब छोटा होता है वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है, साउंड्स निकाल के, आवाज़ें निकाल के. वो अपने आसपास की आवाज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है, उसको समझ सकता है, उसको कलेक्ट कर सकता है. इससे बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है. सो देर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो सबसे पहली नीड आती है नीड फॉर फिज़िकल केयर. जैसे कि हमने पहले ही कहा कि बच्चे के कपड़े बच्चे को खाना खिलाने के लिए, नहलाने के लिए, शुरू में उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक केयर गिवर की ज़रूरत है. अगर किसी बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए बिना अटेंडेंट के, बिना केयर गिवर के, तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता. क्योंकि अगर उसको खाना नहीं दिया जाएगा या उसको कोई इनपुट नहीं दिया जाएगा, उसको नहलाया नहीं जाएगा या उसके कपड़े नहीं चेंज किए जाएंगे, अनहेल्थी कंडीशंस में रखा जाएगा, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाएगा, तो चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, मीन्स नीड फॉर द फिज़िकल केयर. बच्चे को फिज़िकल केयर की ज़रूरत होती है. लेकिन ये जो फिज़िकल केयर है वो विद एज चेंज होती रहती है. सपोज़ जब एक बच्चा छोटा था तो उसको जो फिज़िकली अटेंड करने की ज़रूरत थी. लेकिन जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, 5 ईयर्स का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, अगर हम उसको मार्केट में ले जाएं, वो घर तो वापस आ सकता है लेकिन मार्केट में उसको अपने अटेंडेंट की ज़रूरत जो है हमेशा रहेगी. उसके अलावा अगर हम बात करें गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सिमम या ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. अगर एक बीमार बच्चा है तो उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया नहीं होगी और कॉन्सिक्वेंटली उसकी जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं, सोशल, इमोशनल, मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इन सारी डेवलपमेंट्स पे काफ़ी असर पड़ेगा. बच्चे की फूड और फूड की जो ज़रूरत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है जो उसकी सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए बच्चे को चाहिए. सेकेंड इज़ नीड फॉर स्टिमुलेशन. So it is very important to understand the definition of stimulation first. What is a stimulation? Stimulation is basically any event that cause the child to respond. यानी कि स्टिमुलेशन एक ऐसा इवेंट है जो कि बच्चे को रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प करता है. मीन्स स्टिमुलेशन जब मिलती है बच्चे को तो वो उस स्टिमुलेशन के बेसिस पे कोशिश करता है कि वो कुछ इनपुट दे, कुछ आगे काम करे. हम स्टिमुलेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टिमुलेशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग द चाइल्ड अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आर मीनिंगफुल. अब इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. स्टिमुलेशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट आर मीनिंगफुल फॉर द चाइल्ड. इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम. आपको किसी रूम में बिठा दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस रूम में आपने 1 हफ्ते तक रहना है. वहाँ पे कोई टीवी ना हो, वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का साधन ना हो, सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए जाएं और आपको बोला जाए कि आपने बस यहाँ पे बैठना है. तो व्हाट वुड हैपन? क्या होगा ये कि थोड़े टाइम तक आप ये सोचने लगेंगे कि अब मैं करूँ क्या. आप पहले तो ये सोचेंगे इट इज़ वेरी गुड कि मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल गया. फिर आप अपने पास जो थोड़ा बहुत सोच में आपकी चीज़ें चलती रहती है उसको सोचेंगे. लेकिन आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल रियलाइज़ दैट यू नीड टू टॉक टू द पीपल. आपको लोगों से बात करनी है, आपको बाहर खुली हवा में जाना है,
जो कोरोना का टाइम में, शायद ये टाइम में भी लोग इसीलिए साइकोलॉजिकली या डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि जब एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, दे वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। और जब लॉकडाउन हुआ तो सब अंदर बैठ गए। सब लोगों को, खास करके स्पेशली जो एजेड लोग हैं, ओल्ड एज में जो लोग हैं, उनको ये लगने लग गया कि हमें तो इन्होंने कैद कर दिया। सो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट में जाने की बात है, वो हमारे दिमाग में ऑल ऑफ सडन स्टक होने लग जाती है। हम ये इन्वायरमेंट में क्यों जाना चाहते हैं? हम इन्वायरमेंट में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस मिलते हैं। हम वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें स्टिमुलेशन मिलती है कि येस, दिस इज़ न्यू थिंग, दिस इज़ यूज़फुल थिंग। तो हम उस अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को चॉक आउट करते हैं, अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाते हैं, या अपनी सोच को मॉडिफाई करते हैं। सो दिस इज़ द वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज़, सपोज़ आप मार्केट में गए हैं, आपने टारगेट बना लिया कि मैंने आज मार्केट से 5 आइटम्स लेके आनी है। जब आप मार्केट में जाते हो तो आप उन 5 आइटम्स को तो लेके आते ही हो, लेकिन आप साथ में ये भी ध्यान रखते हो कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, और साथ में ये भी होता है कि आप बहुत ही जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं उनको अवॉइड करते हो। मीनिंगलेस चीज़ों को अवॉइड करने का मतलब क्या है? मीनिंगलेस चीज़ों को अवॉइड मत करने का मतलब ये है कि दोज थिंग्स आर नॉट स्टिमुलेटिंग यू। वो चीज़ें जो हैं आपको स्टिमुलेट नहीं कर रही, वो चीज़ें आपके लिए मीनिंगफुल नहीं हैं, दे आर मीनिंगलेस थिंग्स फॉर यू। सो जब वो चीज़ें आपको स्टिमुलेट करना शुरू कर देती हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, और जब आप अट्रैक्ट होते हैं तो आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन उस हिसाब से बनाते हैं। अगर एक बच्चे की बात करें तो स्टिमुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को स्टिमुलेशन मिलती है तो वो बच्चा उस स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करता है। जब वो उस स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करता है तो वो एक्सप्लोर करता है। उसका जो अपने एक्सप्लोर करने पे अगर उसका सक्सेस आता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस होता है तो वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स करता है। अगर वो न्यू एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका ऑटोमेटिकली लर्निंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, एंड ही और शी एक्वायर्स अ स्किल, और उसको एक स्किल आ जाता है। इसी तरह से जब वो स्किल एक्वायर कर लेता है तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो उसकी पर्सनैलिटी में आने शुरू हो जाते हैं। विद एज ये जो एबिलिटीज़ हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो उसकी जो सोच प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को आप एक फ्लावर दीजिए, वो पहले बच्चा फ्लावर देखेगा, मुंह में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद उस फ्लावर को फेंक देगा, या अपने पास खड़े जो कोई अगर बड़ा इंसान खड़ा हुआ तो उससे पूछेगा व्हाट इज़ दिस, तो वो बताएगा कि ये फ्लावर है, इसको मुंह में नहीं डालते हैं, और मुंह में डालने से इसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब हो जाती है। तो बच्चा उस टाइम के लिए तो उस फ्लावर से स्टिमुलेटेड होगा, लेकिन आफ्टर दैट उसको स्टिमुलेशन जो है वो चला जाएगा और वो उसको फेंक देगा। लेकिन अगर यही एक छोटे बच्चे से हम 5 साल के बच्चे की बात करें तो वो हो सकता है कि फ्लावर तोड़ ले, उसकी खुशबू ले और उसको भगवान को चढ़ा दे। लेकिन अगर वही एक और बड़े बच्चे की बात लें तो वो हो सकता है कि उस फ्लावर के साथ वाली सारी वैरायटीज़ को एक्सप्लोर करे, और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट एज में उसको स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा आ जाए कि वो बच्चा बोटेनिस्ट बन जाए जो पौधों की स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ द वे द चाइल्ड गेट स्टिमुलेटेड, और उसकी जो मीनिंगफुल स्टिमुलेशन से उसकी थॉट प्रोसेस, एबिलिटीज़ और स्किल्स जो हैं वो एक्वायर होते हैं। वो और कोशिश करता है कि उसकी जो मास्टरी है उस स्किल में हो जाए, उन चीज़ों को टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करता है, एंड ही एक्वायर द स्किल एंड बिकम द मास्टर ऑफ द स्किल। जो स्टिमुलेशन है वो सोशल और इमोशनल ट्रेट्स को भी बहुत ज़्यादा एनहांस करती है, क्योंकि जब बच्चा एक्सप्लोर करता है, अपने एनवायरनमेंट में जाता है, एक्सप्लोर करता है, तो स्टिमुलेशन और एक्सप्लोरेशन से उसकी एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी बढ़ जाती है तो वो लोगों से
अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है। जब वो लोगों से इंटरेक्ट करता है तो वो उसका सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। उसको समझ में आता है कि लोगों का इमोशनल आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल क्या है, इमोशनल क्वोशेंट क्या है। सो जो बच्चे प्री स्कूल एजुकेशन की बात करें, जो बच्चे प्री स्कूल एजुकेशन में एनरोल होते हैं, बेसिकली वहाँ पे बच्चों को स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्टिमुलेशन दिया जाता है। मीन्स उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिससे बच्चा खेल खेल में सीख जाए। लर्न बाय प्लेइंग, प्ले एक्टिविटीज़ से वो अपना कर सके, एबिलिटीज़ को एनहांस कर सके, स्किल्स को मास्टर कर सके। सो दिस इज़ अबाउट द नीड ऑफ स्टिमुलेशन, क्यों ज़रूरत है। थर्ड इज़ लव एंड नर्चरेंस, नीड ऑफ लव एंड नर्चरेंस। लव इज़ प्यार, नर्चरेंस इज़ केयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को अच्छे से लव और नर्चरेंस मिल जाती है, उसको केयर अच्छे से मिल जाती है, वो उसकी डेवलपमेंट को बढ़ा देगा। अगर उसको नहीं मिलती तो हो सकता है कि बच्चे का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा विदाउट लव, केयर, नर्चरेंस के सर्वाइव नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मदर, हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें मदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जो मदर का रोल है, नो वन कैन रिप्लेस द मदर, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो बच्चे ऑर्फन अबैंडन सरेंडर्ड होते हैं उसके लिए केयर गिवर, या जो मदर्स वर्किंग होते हैं उनके लिए केयर गिवर जो हैं, दे प्ले अ बेटर रोल। जो लव एंड नर्चरेंस है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे को अपने केयर गिवर से जब लव नर्चरेंस मिलती है तो उसको साथ वाले लोगों पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे ही उसको ट्रस्ट डेवलप होता है तो वो सोचता है कि मैं अपने बाकी जो मेरे आसपास के सराउंडिंग में लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करूं। जब मैं वो इनसे इंटरेक्ट करता है तो उसकी सोशल डेवलपमेंट जो है बहुत बढ़िया होती है, उसके रिलेशनशिप जो है वो बहुत बढ़िया होते हैं। और जो बच्चे का एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस एंड दिस चीज़, ये जो चीज़ है बच्चे का एक्सपीरियंस और उसकी एबिलिटीज़ को एनहांस करता है। बच्चा अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाता है। और लव और नर्चरेंस एक ऐसी चीज़ है कि उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ एक्सेप्टेबल, दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड। उसको ये भी पता होता है कि अगर मैंने कोई नई चीज़ भी एक्सपेरिमेंट की तो मेरे पीछे लोग खड़े हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस करती है। उसको पता होता है कि अगर मैं कोई नई चीज़ कर रहा हूँ या मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो वो एक्सपेरिमेंट मेरे साथ वाले ज़रूर देख रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे ज़रूर देख रही है। तो और नहीं कुछ तो वो एटलीस्ट इस पर्पज़ से करता है कि हाँ, मेरी फैमिली मुझे देख के खुश होगी। सो दिस जो लव एंड नेचर है वो बच्चे को वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस देने में हेल्प करता है। क्या हो अगर एक बच्चे को ये तीनों जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड ना हो पाएँ? व्हाट वुड हैपन विद द चाइल्ड अगर ये तीनों नीड्स उसको ना मिल पाएँ? हम बार बार इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बच्चे को ये तीनों नीड्स उसकी सेटिस्फाइड नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, बहुत मुश्किल है बच्चे का। सबसे पहले तो सर्वाइवल रेट, दूसरा उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा, वो लोगों से बात नहीं कर पाएगा, उसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी जो है वो उभर के आएगी और वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा। एक बीमार बच्चा जो होगा वो लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसके लिए वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हेल्थ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक हैंडीकैप चाइल्ड है, उसको भी लोगों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज़ जहाँ पे एक बच्चे की अगर नीड्स पूरी नहीं होती तो वो नहीं वो उसका डेवलपमेंट जो है मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। ये तो हो गई फिज़िकल केयर अगर नहीं मिली। सेकंड है कि अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली एक्सप्लोर करने की, उसको अफेक्शनेट केयर गिवर ही नहीं मिले, तो क्या होगा? तो होगा क्या, उसका जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। इमोशनल बॉन्ड विद नॉट ओनली द केयर गिवर बट ऑल्सो विद द होल वर्ल्ड। उसको ये लगेगा कि देयर इज़ फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट,
जिसने मुझे केयर किया उसने भी मुझे अच्छे से केयर नहीं किया, और जो उसका कॉग्निटिव, लैंग्वेज, फिजिकल डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट्स हैं वो हैम्पर करेंगी, वो कम होंगी। उसके बाद द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर इंटर रिलेटेड एंड ऑल ऑफ देम हैव मेट कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टीन्यूसली। इसका मतलब ये है कि जितनी भी नीड्स हैं वो हर टाइम बच्चे की मिलनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए और कॉन्टीन्यूसली मिलनी चाहिए। अगर एक बच्चे को केयर गिवर लव और नर्चरेंस नहीं देता तो ये हो सकता है कि उसको एडिक्वेट अमाउंट में फूड और स्टिमुलेशन ना मिले। फूड और स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी तो उसको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑप्टिमम इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? ऑप्टिमम इन्वायरमेंट का मतलब है, आप लिख लीजिए डेफिनेशन, वुड इंक्लूड एडिक्वेट फिजिकल केयर, a variety of experience and opportunities to explore which will stimulate the child. Means ऐसी फिज़िकल केयर, ऐसे वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को देना जिससे एक बच्चा स्टिमुलेट हो। जो डेवलपमेंटल चेंजेस इन नीड ऑफ द चाइल्ड, हर बच्चे को जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो होती हैं। मैंने आपको बोला था कि हर बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्हाट आर द माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। हर बच्चे के हर एज पे स्पेसिफिक माइलस्टोन होते हैं एंड ही हैज़ टू अचीव दैट माइलस्टोन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो बच्चे की नीड्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं एंड वी एज अ केयर गिवर नीड टू फुलफिल दोज नीड्स as per their age criteria. This is the one part. Second is, अगर बच्चा स्पेशल नीड चाइल्ड हो तो क्या होना चाहिए? क्या बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या बच्चे के साथ प्यार से बात नहीं करनी चाहिए? नो, इट इज़ वेरी इनकरेक्ट। अगर बच्चा स्पेशल नीड है तो उसके साथ तो हमें और भी ज़्यादा प्यार से बात करनी चाहिए, उसके साथ हमें और भी केयर और नर्चरेंस से बात करनी चाहिए। हमें बच्चे को कभी नहीं महसूस करवाना चाहिए दैट यू आर निगलेक्टेड चाइल्ड, या बच्चे को कभी भी ये महसूस नहीं करवाना चाहिए कि तुमसे तो होगा नहीं। बच्चे को ये बोलो कि यस यू हैव सम डिसेबिलिटीज़, यस यू आप थोड़ा नॉर्मल बच्चों से कम हो, लेकिन आपकी अदर क्वालिटीज़ जो हैं आर मच मच बेटर देन एनीवन एल्स। तो उस बच्चे को भी केयर और नर्चरेंस चाहिए, फूड चाहिए। और ऐसे भी हमने बच्चे देखे हैं जिनकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ के कारण दे हैव मास्टर्ड देयर स्किल्स। सो हमारे कुछ डांस में भी ऐसे हैं, कुछ ब्रेल जिन्होंने डेवलप की मैडम, वो भी ऐसे हैं। सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस लेटर ऑन, दिस इज़ नॉट अ डिटेल्ड टॉपिक ऑन इट। सो नाउ इज़ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। व्हाट आर द राइट्स? Rights are basically given by the Constitution of India, right? So rights क्या हैं? एक ऐसे essential thing हैं, जो एक essential चीज़ हैं जो हमें Constitution ने गारंटी किए हैं, और अगर इन राइट्स की एनक्रोचमेंट होती है तो वन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पे जा सकता है और अपने राइट्स के लिए बोल सकता है कि मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन बच्चा तो बहुत छोटा है, उसके राइट्स के बारे में कौन बोलेगा? उसके राइट्स के बारे में बोलने के लिए हमने बहुत सारे लॉज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई इंडिया में जो कि यूज़ हो सकें बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बच्चों के बेसिकली 4 राइट्स जो हैं वो मेन माने गए हैं। पहला है राइट ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जो लड़कियों को स्पेशली मार दिया जाता है, इन्फेंटिसाइड हो जाती है, फिटिसाइड हो जाती है, पैदा होने के बाद भी मार देते हैं और पैदा होने से पहले भी वूम में बच्चियों को मार देते हैं। जो इन्फेंटिसाइड होती है या फिटिसाइड होती है उसको रोकना, दैट इज़ द राइट टू सर्वाइवल। सो दिस इज़ द फर्स्ट राइट विच इज़ वेरी बेसिक राइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट। नंबर 2, राइट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे को एडुकेट अमाउंट में खाना मिले, उसको एडुकेट इन्वायरमेंट, फिज़िकल इन्वायरमेंट मिले, ताकि बच्चे की जो सब तरह की डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके। एंड थर्ड इज़ राइट टू प्रोटेक्शन,
यानी कि उसको चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व ना किया जाए या उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना किया जाए या जहाँ पे उसका प्रोटेक्शन ना हो सके। नेक्स्ट इज़ राइट टू पार्टिसिपेशन। राइट टू पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? राइट टू पार्टिसिपेशन मीन्स हर बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार है। दिस इज़ द एडिशनल राइट विच इज़ स्पेशली गिवन टू द चाइल्ड। राइट टू पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि बच्चे को भी सुना जाएगा, कोई भी बात होगी तो बच्चे का ओपिनियन भी लिया जाएगा। जैसे पॉक्सो के केसेस होते हैं, मीन्स जहाँ पे बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, उन केसेस में देखा जाए तो बच्चे को अपनी स्टेटमेंट देनी होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। नाउ बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो लेने के बाद नाउ इट इज़ ऑन द एक्यूज्ड कि उसको प्रूव करना है कि वो बेकसूर है, लेकिन बच्चे की स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स राइट टू पार्टिसिपेट। सो दीज आर द बेसिक 4 राइट्स। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई है तो उसके बाद देखा गया पूरे संसार में बच्चों के साथ, वुमेन के साथ, हर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा था। देयर राइट टू सर्वाइवल जो है वो बहुत वो नहीं उनको मिल रहा था। तो यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1946 में, जिसने बेसिकली पीस प्रमोशन के लिए बात की, दुनिया में लड़ाई ना हो दोबारा उसके लिए बात की। तो जो इंडिया है उसने कुछ अपने कन्वेंशंस दिए। कन्वेंशंस मीन कुछ अपनी गाइडलाइंस दी जो जिसमें बच्चों के राइट्स के बारे में बात की। और जो इन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी दैट वर गिवन इन द ईयर 1959। 1959 में जब इन्होंने बात की कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ऑप्टिमम इन्वायरमेंट मिले, बहुत अच्छे से वो सर्वाइव करें, तो दे हैव डिज़ाइंड सम राइट्स एंड इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मीन्स इंडिया ने साइन किया है एक डॉक्यूमेंट जिसमें उसने लिखा है, जिसमें उसने माना है कि जो भी राइट्स यूनाइटेड नेशन कहेगा हम उन राइट्स को मानेंगे और अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पहला उसमें राइट बताया गया राइट टू इक्वालिटी। मीन्स सारे बच्चे इक्वल हैं, कोई रेस, कास्ट, रिलीजन, इन सब का बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। दे विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी थिंग। नेक्स्ट इज राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन। मीन्स अगर किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सोशल, मॉरल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, तो उसको सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबसे पहले दी जाएंगी। नेक्स्ट इज़ राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। हर बच्चे का एक नाम होगा और उसको उस देश की नेशनैलिटी यानी कि इंडिया की नेशनैलिटी दी जाएगी। राइट टू हैव हेल्थ, एजुकेट, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी। दिस इज़ द 4th राइट बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस में लिखा है कि ये 4था राइट जो है बच्चों को दिया जाएगा। राइट टू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। मान लो कोई बच्चा ऑर्फन है तो उसको भी घर मिलेगा और उसको भी लव एंड केयर जो है मिलेगी, है ना। तो दिस इज़ द 6th राइट। राइट टू स्पेशल केयर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मीन्स जो बच्चे स्पेशल नीड हैं ऐसा नहीं उनको फेंक दिया जाएगा, उनको अलग से जो है उनके नीड के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लव, केयर, नर्चरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे को पढ़ने का हक है और इसीलिए जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी डिज़ाइन की है, आपने सुना भी होगा RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 ईयर टू 14 ईयर तक जो कंपल्सरी एजुकेशन की बात जो है कही गई है, यानी कि हर बच्चा 14 ईयर्स तक की एज तक कंपल्सरी एजुकेशन लेगा। राइट टू बी फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टाइम ऑफ डेंजर्स। यानी कि कभी भी अगर डेंजर की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले बच्चों को बचाया जाएगा। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ निगलेक्ट, क्रूएलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। आपने देखा होगा कि जो आजकल बहुत सारी वीडियोस वायरल होते हैं कि बच्चों को स्कूल में मारा गया या उनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ किया गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी ये राइट जो है बोलता है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रैक्टिसेस विच में
फॉस्टर रेशियल, रिलीजियस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी बच्चे को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, या कोई भी उसको जॉब मिलनी हो तो उसको इस तरह से कह के नहीं बोला जाता है कि तुम इस कास्ट के हो इसलिए तुम्हारी जो जॉब है हम नहीं अप्रूव करते हैं। सो दीज आर बेसिकली द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस में जो डिस्क्राइब किए गए राइट्स फॉर द चिल्ड्रन है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमने साइन किए हैं यूनाइटेड नेशन का, ये हमने अप्रॉक्सीमेटली 1981 में साइन किए हैं। इंडिया वाज अ सिग्नेटरी इन 1981, पर उससे पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया 1950 में, तो उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली गाइडलाइंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस गिवन टू द स्टेट्स, और ये स्टेट की मर्जी है कि उन गाइडलाइंस को मानना है या नहीं मानना है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बेसिकली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और हमने यूनाइटेड नेशन के हम सिग्नेटरी बने, उससे पहले ही हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिज़ाइन कर लिए थे। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उसमें सबसे पहली बात ये लिखी गई थी कि किसी भी बच्चे को किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं करना है जहाँ पे उसकी हेल्थ को, उसके जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको नुकसान हो। हज़ार्डस ऑक्यूपेशन जिसको बोलते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। नंबर 2, गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी कि किसी भी टेंडर एज के बच्चे को काम करने के लिए उसके पेरेंट्स द्वारा फोर्स ना किया जाए, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड। एंड थर्ड वाज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच चाइल्ड। सो इन दिस रिगार्ड हमारी एक पॉलिसी डिज़ाइन हुई थी 1900। इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फुलफ़िल करने के लिए एक पॉलिसी बनी है, और दैट पॉलिसी इज़ कॉल्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। ये जो पॉलिसी थी वो 1974 में आई थी, और इस पॉलिसी को बोला जाता है सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट एसेट, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेट, एक हमारी धरोहर है, क्योंकि इसमें बच्चों के न्यूट्रिशन नंबर 1, नंबर 2 हेल्थ, और नंबर 3 एजुकेशनल नीड्स के बारे में बात की गई है। इन तीनों नीड्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज ऐसे बनाएगी जिससे बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्शन जो है वो दी जा सकेगी। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे चाइल्ड केयर सर्विसेज जो हैं वो शुरू की गई। सो गवर्नमेंट द्वारा जो चाइल्ड केयर सर्विसेज शुरू की गई उसका बेसिक मुद्दा यही था कि जो बच्चों के राइट्स हैं वो इंश्योर किए जाएं कि उनको मिले। और सेकेंडली गवर्नमेंट का जो मुद्दा था इन राइट्स को शुरू करने के लिए वो 3 चीज़ों पे बेस्ड था। नंबर 1 टारगेट ग्रुप, कि किस एज ग्रुप को उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज, मीन्स कितने ड्यूरेशन तक उनको ये सर्विसेज देनी है। नंबर 3 इनपुट्स, उन सर्विसेज में क्या क्या देना है। तो जब भी एक चाइल्ड केयर सर्विसेज की बात होती है तो हमेशा ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि जब हम कोई भी चाइल्ड केयर सर्विसेज शुरू करते हैं तो ये 3 चीज़ें जो हैं वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर डिज़ाइनिंग एनी चाइल्ड केयर सर्विसेज। सो कुछ बच्चे जो थे, जब सर्वे हुआ एक ओवरऑल इंडिया का या ओवरऑल वर्ल्ड का, तो देखा गया कि कुछ बच्चे जो हैं अपनी मदर्स के पास रहते हैं, और अगर उनकी मदर्स वर्किंग है तो वो बच्चे अपने केयर गिवर्स के पास रहते हैं। अगर वो केयर गिवर भी घर में कोई बड़ा अडल्ट भी नहीं है तो बच्चे पड़ोस के घर के जो आदमी हैं या औरतें हैं उनके पास रहते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कई बार बच्चे अपने बड़े भाई या बहन की केयर में रहते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कई बार मदर जब काम पे जाती है तो उसको सर्विसेज जो हैं हायर करनी पड़ती हैं। मीन्स अगर वहाँ पे एक आंगनवाड़ी या एक बालवाड़ी या एक क्रच हो तो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी गुड फॉर द मदर। वो मदर के लिए बहुत अच्छा होगा और मदर जो है अपना काम शांतिपूर्वक ढंग से कर सकेगी।
सो जो सर्विसेज हैं चाइल्ड केयर सर्विसेज वो हो सकती हैं जो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी, नंबर 2 क्रचेस। सो जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने क्रच खोलना है या सरकार ने क्रच खोलना है तो वो किस एज ग्रुप को वहाँ पे रखेगी। सो एक चाइल्ड केयर सर्विसेज के क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहला है हेल्थ। बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, मीन्स मंथली हेल्थ चेकअप जो है वो होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे के लिए वहाँ पे रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए, मीन्स बच्चे को आगे हम विद द हेल्प ऑफ वहाँ की जो लोकल ANM है या हेल्थ वर्कर है उसके रेफरेंस से बच्चे को एडवांस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो मिलनी चाहिए। नंबर 2 न्यूट्रिशन। बच्चे के ऑप्टिमम डेवलपमेंट के लिए उसको सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर उसको इनसफिशिएंट अमाउंट में फूड मिलता है तो उसकी ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है, वो ऑप्टिमम नहीं होते और उसको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट नहीं मिलता। और सेकेंडली ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना टाइम बच्चा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में है वहाँ पे उसको कुछ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या कुछ स्नैक्स जो हैं मिले, जिससे उसकी हेल्थ जो है अच्छी हो। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो वहाँ पे खेल खेल में एजुकेशन ले सके। अब सबसे पहले बात करें हम प्री स्कूल एजुकेशन की। कुछ लोग कहते हैं कि प्री स्कूल एजुकेशन में क्या है, छोड़ो इसको, क्या करवाना है, वहाँ पे जाएगा बच्चा, खेल घूल के वापस आ जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, प्री स्कूल एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बच्चे को लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब लिखने से ही मैं आपको बताती हूँ, बच्चे की जो फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं दे आर वेरी टेंडर। जब आप बच्चे पे प्रेशर डालते हैं तो उसकी जब फिंगर्स की जो शेप है, पहले बात तो वो ख़राब हो जाती है। सेकंड बात ये है कि जब उसको आप बर्डन करते हो, पढ़ ले, तो उसको ये लगने लग जाता है, उसको बर्डन लगना शुरू हो जाती है पढ़ाई। एंड वो जो बर्डन है उसके बाद उसका इंटरेस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वन शुड नॉट डू दैट। बेसिकली जब बच्चा प्री स्कूल में आता है तो वो लर्न बाय डूइंग, प्लेफुल मेथड से सीखता है, और जो उसके केयर गिवर्स टीचर्स होते हैं वो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ऐसे कहानियाँ सुनाते हैं जिससे कि वो स्किल एक्वायर करता है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहूँगी। जब बच्चे को एक स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी सुनाने के बाद उसे पूछा जाता है, अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर इसके बाद क्या हुआ था, तो सम ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट रिपीटिंग कि हाँ, स्टोरी में पहले एक शेर आया था, फिर वो चूहा आया था, फिर जो चूहा था उसको मारने लगा था शेर। सो टीचर का ये मतलब नहीं होता कि उसको दोबारा सुननी है। इससे ये होगा कि बच्चे की रिकॉलिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बच्चा चीज़ों को रिकॉल करेगा। दूसरा, उसकी याद करने की जो कैपेसिटी है वो एनहांस होगी। जब वो याद करेगा, अपनी मैडम के आंसर्स देगा, तो उसकी बहुत सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो शार्पन होंगी, फाइन होंगी, अच्छी होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके साथ वाला बच्चा है वो कोई रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, या उसके घर में उसको ऐसा इन्वायरमेंट ही ना मिला हो जिसमें उसको पता चले कि किसी बात को रिस्पॉन्ड भी करना है, तो वो भी बच्चा, जो साथ वाला बच्चा है, वो भी उससे हो सकता है स्टिमुलेट हो सकता है इन्फ्लुएंस हो, और वो भी जवाब देना शुरू कर दे, और वो उसका भी जो रिकॉल करना शुरू कर दे, और उसकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टोरी टेलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसी तरह सोशल डेवलपमेंट में भी बोला मैंने कि दो बच्चे जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट होती है। उनमें आपस में जो सोशल डेवलपमेंट, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की भावना है वो बढ़ जाती है। सो प्री स्कूल इज़ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें शेयरिंग की बच्चे में जो कैपेसिटी है वो इम्बाइब होती है। अगर कुछ बच्चे स्कूल से मिलते ही नहीं हैं, स्कूल में जाते ही नहीं हैं, तो उनमें क्या ये चीज़ें डेवलप होंगी और कैसे वो इन चीज़ों को लर्न करेंगे। सो बेसिकली दीज आर द नीड्स एंड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। इसके लिए
आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी जो है वो ICDS स्कीम के अंडर चलाया गया है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का मतलब है समेकित बाल विकास योजना, और उसके अंडर ही एक और स्कीम को चलाया गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, समेकित बाल सुरक्षा योजना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में 0 to 6 ईयर्स के बच्चों की नीड्स को कैटर किया जाता है, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को नीड्स को कैटर किया जाता है। लेकिन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में ऑर्फन, अबैंडन्ड, सरेंडर्ड बच्चों को देखा जाता है, और 0 to 18 ईयर्स तक के बच्चों को देखा जाता है। और ये दोनों ही स्कीम्स जो हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्कीम्स विच आर प्रोवाइडिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। एंड ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है इन ICPS, और बाकी स्कीमें भी है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल को अच्छा करने के लिए पोषण अभियान नाम की एक स्कीम चलाई है, जिसमें उन्होंने एक पोषण ट्रैकर जो है वो लगाया। पोषण ट्रैकर का मतलब ये है एक ऐसा ऐप है जिसमें हर रोज़ मॉनिटर किया जाएगा कि किस बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है, या किस बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, मॉडरेट है, माइल्ड है, या बहुत अच्छी है। सो वो सारी चीज़ें हैं जो वो डे टू डे मॉनिटर की जाएंगी थ्रू ऐप। सो अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो यू कैन गो टू द वेबसाइट www.wcd.nic.in। WCD इज़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वहाँ पे आपको सारी जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ द अनदर स्टेप टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। सो इसके अलावा कुछ लॉज जो हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नए अभी रिसेंट आए हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एक ये आया है। चाइल्ड लेबर के लिए भी बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। 1976 का जो एक्ट था उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की गई हैं। चाइल्ड मैरिजेस के भी बहुत सारे जो है एक्ट 2006 में चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो आया है। उसके अलावा 2 कमीशन जो हैं वो बनाए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया है, जो नेशनल लेवल पे बच्चों के राइट्स को देखता है। वो बेसिकली 3 एक्ट्स को मॉनिटर करता है, राइट टू एजुकेशन, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और उसी तरह स्टेट पे भी हर स्टेट में भी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्टेट लेवल पे काम करते हैं। उसी तरह इन एक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर जगह यूनिट्स जो हैं वो बना दी गई हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, और इनको स्टेट लेवल पे देखा जाता है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के द्वारा। सो ये हर स्टेट में इसी तरह का स्ट्रक्चर है, देयर इज़ नो चेंज इन इट। So thank you very much. If you have any query, you can send us the message in the inbox. We will try to reply your question as soon as possible. Thank you very much. Jai Hind.